ठीक है। टर्म क्या है? सेमी ऑस्मोटिक थियरी, ठीक है ना। मैंने आपको बोला ना कि दिस थियरी वाज गिवन बाय मिचेल या पी मिचेल, ठीक है। और यहाँ पे ना हम इस बात का डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से, ठीक है ना, एटीपी का फॉर्मेशन होता है और कैसे प्रोटॉन जो होते हैं ना, बोला ना कि जब भी वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन का यूज हो गया पीसीआरसी के बनाने में, मतलब फोटो केमिकल रिएक्शन सेंटर बनाने में यूज हो गया, और वो आगे चल के लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, और वही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आगे चल के फोटो सिस्टम 1 एंड 2 का क्या किया? डेवलपमेंट किया। क्या किया? डेवलपमेंट किया। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है ना। लेकिन जो प्रोटॉन बच गया इसके अंदर, जो प्रोटॉन बच गया वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा? वो प्रोटॉन कहाँ जाएगा? तो फिर उसका हम यहाँ पे यूटिलाइजेशन बताएंगे, ठीक है ना, कि कैसे प्रोटॉन का मूवमेंट होता है। और प्रोटॉन के मूवमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑस्मोटिक प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। और जब ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रोटॉन मूव करेगा तो क्या होगा? मेरे पास समझ आ रहा है? ठीक है ना। तो आप अपने दिमाग में बैठा, सपोज करो दिस इज द ग्रेना। ये क्या है? एक ग्रेना है, एक ग्रेना है। समझ में आ गया ना। बोला ना कि सपोज करो ये इसका इनर मेम्ब्रेन है या इनसाइड द चेंबर है, और ये इसका आउटसाइड द चेंबर है, ठीक है ना। हमको इनर आउटर से कोई मतलब नहीं है, हम लोग टोटली फोकस करते हैं, ठीक है ना। देखिए सपोज करो दिस इज द वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, ये क्या है? वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम। सिंपल सी बात, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल्स जब टूटेगा, मैंने बोला ना कि 3 चीजों में टूटता है। पहला ऑक्सीजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, और तीसरा प्रोटॉन, ठीक है ना। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिए, एक वाटर मॉलिक्यूल से अगर टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। अब देखिए ये जो प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन पार्टिसिपेट करेगा किसमें? फोटो सिस्टम 1 में। किसमें? फोटो सिस्टम 1 में पार्टिसिपेट करेगा। और यहाँ पे बेटा ना एक पर्टिकुलर पोजीशन होगा जिसको हम इंडिकेट करते थे साइटोक्रोम B6। B6 से क्या करते थे? इंडिकेट करते थे। और ये चीज बोला कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से आके बाहर निकलेगा, यहां से आके क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। कहां से बाहर निकलेगा? ग्रेना से। कहां से? ग्रेना से। लेकिन निकलने से पहले ये दूसरे फोटो सिस्टम 2 को क्या बोला? फोटो सिस्टम 2 को भी क्या करता है? एक्सेलरेट कर देता है। क्या कर देता है? एक्सेलरेट कर देता है। और जैसे एक्सेलरेट करेगा, बोला ना कि फोटो सिस्टम 2 के अंदर ना बेटा यहाँ पे एक एंजाइम आपने बताया, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्सिन। क्या नाम लिखा था? पैराडॉक्सिन। क्या नाम लिखा था? पैराडॉक्सिन। जिसको हम लोग इंडिकेट करते थे किससे? एफडी से, ठीक है ना। इसका काम क्या होता था? NAD+। क्या बोला? NAD का मतलब निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट, ठीक है ना। कन्वर्ट कर देता है किसमें? NADPH2। NADPH2 में। तो केमिसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर ना बेटा देखिए, जैसे BS1 का फॉर्मेशन होगा तो साइटोक्रोम B6 होगा, और यही साइटोक्रोम B6 होता है जहां पे ATP का क्या होता था? फॉर्मेशन होता था। किसका फॉर्मेशन होता था? ATP का क्या होता था? फॉर्मेशन होता था, ठीक है ना। तो आप इधर चाहो तो ATP का भी फॉर्मेशन लिख सकते हो, पर ATP का फॉर्मेशन हम यहाँ नहीं बताएंगे, नीचे बता रहे हैं, ठीक है ना। और ये हमारा पूरा का पूरा सिस्टम किस पे इंडिकेट होता है? फोटो सिस्टम 1 पे। मतलब फोटो सिस्टम 1 के अंदर मतलब जितना भी मैंने आपको साइक्लिक वाली चीजें बताई थी ना, ठीक है ना, कि सबसे पहले फ्लूओफाइटिन का यूज होगा, फिर क्विनिन का यूज होगा, फिर साइटोक्रोम B6 का यूज होगा, फिर प्लास्टोसाइनिन का यूज होगा। समझ में आ रहा है ना। तो वो सारी चीजें यहाँ पे चल रही है, और एटलीस्ट कहाँ पहुंचती है? साइटोक्रोम B6 पे पहुंचती है, साइटोक्रोम B6 से ये बाहर निकल जाती है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद जैसे PS2 के अंदर जाता है, मैंने आपको बोला था फाइलोएलेनिन, बोला था ना कि पहले नॉर्मल होता है, फिर A0 होता है, फिर A1 होता है, ठीक है ना। और एटलीस्ट कहाँ पहुंचते हैं? पैराडॉक्सिन के पास पहुंचते हैं। और पैराडॉक्सिन से क्या काम होता है? NADPH2 का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। बोला ना कि नेक्स्ट चैप्टर में जब आपको रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे ना, तो उसमें अंदर एक टर्म है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको बताया जाएगा कि 1 NADPH2 इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। एक NADPH2 बेटा डिग्रेड करके टूट के कितने मॉलिक्यूल ATP बनाएगा? 3 मॉलिक्यूल बनाएगा। समझ में आ रहा है ना? लेकिन ऐसे नहीं बनाएगा, इसके लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्या है जरूरत है। मतलब ये भी एक तरीके का एनर्जी बंडल है। बोला ना कि नॉर्मली हम लोग समझाते हैं ना, तो देखिए हमारे पास एक कैश होता है और एक चेक होता है, ठीक है ना। तो कैश वो अमाउंट है जिसको हम लोग जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट लाइक एटीपी हमारे लिए क्या एक कैश अमाउंट है जिसका यूटिलाइजेशन हम जहां चाहेंगे वहां कर लेंगे। बट NADPH2 इज जस्ट लाइक अ चेक। ये किस तरह होता है? चेक की तरह होता है। इसको यूज करने के लिए पहले हमको कहां जाना पड़ेगा? बैंक। कहां जाना पड़ेगा? बैंक। वैसे NADPH2 के साथ भी है, अगर इसका यूज करना है तो सबसे पहले इसको कहां भेजना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब ये जाएगा तो वहां पे एटीपी का क्या करेगा? फॉर्मेशन करेगा। जैसे चेक को लेके बैंक में जाएंगे तो बैंक हमको पैसा दे देता है, कैश मनी, सेम टू सेम होता है। क्लियर है ना? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बोला ना कि एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा तो ऐसे ही प्रोटॉन का डेवलपमेंट हुआ। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। बहुत सारे एटीपी वाटर मॉलिक्यूल टूटते होंगे, टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? अच्छा, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल टूटेंगे तो बहुत सारा प्रोटॉन का डेवलपमेंट होगा। सोच के बहुत ज्यादा प्रोटॉन का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। बहुत ज्यादा प्रोटॉन का क्या होगा? डेवलपमेंट। अच्छा, बहुत ज्यादा प्रोटॉन का डेवलपमेंट होगा ना, तो इनसाइड जो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन है ना वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू आउटर वन, ठीक है ना। अंदर के कंपेयर में बाहर का जो प्रेशर है इसके रिस्पेक्ट में, प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। मतलब अंदर जो प्रेशर होगी वो ज्यादा होगी, बाहर जो प्रेशर होगी वो कम होगी। समझ में आया ना? अब देखिए जैसे आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैंने इनर मेम्ब्रेन की बात किया था कि इनर मेम्ब्रेन इनसाइड फोल्डिंग करती है जिसको हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो सरफेस एरिया को क्या करे? बढ़ाए। किसके लिए? F1 पार्टिकल के लिए। किसके लिए? F1 पार्टिकल के लिए। और ये F1 पार्टिकल का काम क्या था? क्या काम था? एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो वैसे ही बेटा क्लोरोप्लास्ट के पास भी ये सिस्टम होता है, जस्ट लाइक दैट। समझ में आया? ये इसका बेस वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। ये इसका स्टॉक होता है और ये इसका हेड होता है, ठीक है ना। ये पूरी सिस्टम F1 पार्टिकल के जैसे होती है, ठीक है ना। दिस वन इज कॉल्ड स्टॉक, दिस इज कॉल्ड बेस एंड दिस इज कॉल्ड हेड, ठीक है। अब इसकी जो हेड होती है ना ये फील्ड होती है विथ एटीपेज एंजाइम। किससे भरी होती है? किससे भरी होती है? एटीपेज एंजाइम से क्या होती है? भरी होती है। अब देखिए ये प्रोटॉन मॉलिक्यूल जो इसके अंदर है, बोला ना कि प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ना ये यहां से बाहर निकलते हैं। ये यहां से क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। और जैसे ही बेटा ये बाहर निकलेंगे ना तो इसके स्ट्रोमा के अंदर, क्या बोला? स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एडीपी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? बहुत सारे इनऑर्गेनिक फास्फेट होंगे। आपको सुनिए, इन दोनों को आपस में जोड़ के, इन दोनों को आपस में जोड़ के इसका फॉर्मेशन करा देते हैं एटीपी। किसका? एटीपी का फॉर्मेशन करा देते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से एटीपी का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? NADPH2 का। किसकी वजह से? तो ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। और वाटर क्यों टूटता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, ठीक है ना। तो वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम कहां पर चेंज होती है? ग्रेना के इनर मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना। और यहाँ पे कौन सा सिस्टम देखने को मिलते हैं? तो दोनों PS1 एज वेल एज PS2, ठीक है। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है? बाहर निकल जाता है। क्या होता है? बाहर निकल जाता है। फोटो सिस्टम 2 में फेरेट ऑक्साइड NADPH2 का क्या करती है? फॉर्मेशन कर देती है। और साथ ही साथ ग्रेना के अंदर, ठीक है, जब प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो पर्टिकुलर पोजीशन से वो बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकलेगा इसके हेड के अंदर क्या बना होता है? एटीपेज एंजाइम। ये एटीपेज एंजाइम एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ने के लिए क्या होता है? सफिशिएंट होता है, ठीक है ना। और इस प्रोसेस से किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना।
तो सिंपल से मैंने आपको लैंग्वेज बताया कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के अंदर ना बेटा पहला काम क्या होता है, एटीपी का फॉर्मेशन। क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन। और दूसरा प्रोटॉन का मूवमेंट। किसकी वजह से? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। क्लियर है ना? तो एटलीस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के बाद हम एटीपी या NADPH2 का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ से बेटा हम लोग बोला ना कि अभी तक जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े थे सारी की सारी चीजें ग्रेना के अंदर होने वाली चीजों को मैंने पढ़ा था। ठीक है ना? अब जो हम बात करेंगे, अब हम स्ट्रोमल की बात करेंगे। ठीक है ना? मतलब साफ साफ कहना, अभी तक हमने लाइट रिएक्शन की बात किया है, अब हम किसकी बात करेंगे? डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है ना? तो इस डार्क रिएक्शन में सबसे पहले जो भी हमने एटीपी बनाया, NADPH2 बनाया, अब उसका यूटिलाइजेशन क्या करना है? यूटिलाइजेशन करना है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करके ग्लूकोज का क्या करना है? सिंथेसिस करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन। ठीक है?